अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिनों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का माहौल एक अलग रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। रात 2-3 बजे तक दुश्मनों के जरिया से फैलाई गई अफवाहों की इत्तला पाकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जेन्युइन सरमायाकार, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में दुआ करने वाले सरमायाकार फोन कर करके पूछते रहे कि क्या ये खबरें जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, क्या ये खबर सच है, दुरुस्त है, या सिर्फ ऐसे ही हम लोगों को जो है मायूस करने के लिए फैलाई जा रही है। दरअसल लोगों की खबरें जो ईडी के बाद लोगों ने, किरायादार लोगों ने, जो मामले को समझिए कि संगीन तर दिखाने के लिए, बताने के लिए, जो अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए इन लोगों ने अफवाह फैलाया, तो उससे बहुत सारे लोग परेशान होकर के रात बहुत देर तक फोन कॉल करते रहे और ये पूछते रहे कि जो ये गिरफ्तारी की बातें आ रही हैं, जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, क्या इन सब बातों में कोई सदाकत है। तो दरअसल इसमें कोई सदाकत नहीं है। कल दिन में ही मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा से किसी फर्द खास के जरिए से बातचीत करके उनका सलाम लोगों तक पहुंचाया था। और जब रात को ये सारे अफवाहों के बाजार गर्म हुए तो एक बार फिर से मैंने उन्हीं करीबी लोगों के जरिए से सब अहम लोगों से बातचीत करके इस बात का इत्मीनान दिलाया कि ये जो गलतकार लोग हैं और अफवाह फैला रहे हैं, उनकी मंशा कुल मिलाकर के ये है कि बुरी खबरों के इंतजार में ये गलतकार लोग लगे हुए हैं। ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होने वाला है। ऐसा किसी भी तरह का कोई शायबा भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मामला होता है, जब भी कोर्ट कचहरियों के मामले होते हैं और मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां से जस्टिस और ऑर्डर मिलने में कामयाबी हासिल होती है, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में बहुत सारी जस्टिस और बहुत सारे ऑर्डर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में मिले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। लिहाजा उस ऑर्डर को मनसूख कराने के लिए उतना ही पापड़ बेलना पड़ेगा गलतकार लोगों को या एजेंसियों को या सरकारी महकमा को। यानी कि अगर किसी को गिरफ्तारी लेना है, मिसाल के तौर पर जैसा कि ये गिद्ध सिफत लोग ये बातें फैला रहे हैं, जिनकी मनपसंद चीज यही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैकफिट पर हो और लोगों को उनकी अमानतें देने में कामयाबी मैसर ना हो, ये वो लगाए गए हरकारे हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन ये कोई आम बात और मामूली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी फर्द खास, कोई जैसे डिपार्टमेंट, जैसे ईडी या कोई पुलिस उसको बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात के इत्मीनान के लिए मैंने लीगल टीम से भी बात किया, तो लीगल टीम ने भी बड़े बावसूख अंदाज में कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, ये जो मिली हुई ताकत है डिपार्टमेंट की, खासतौर से ईडी की, उसका फायदा उठाते हुए ये हरासमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट और इनके नाकाम होने की ये एक सबसे बड़ी दलील है कि ये अपने किए गए गुनाहों को, पिछले दिनों में जो इन्होंने गलत काम किए हैं, ये उनकी मजबूरी है। रही बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों पर कोई जजमेंट लाना, कोई फैसले का रद्दोबदल करना, मिसाल के तौर पर उनको गिरफ्तारी के ऑर्डर्स लाना, तो उसके लिए इनको एक हिमालयाई तरीके से पहाड़ पर चढ़ करके ऑर्डर लाने के बराबर होगा। लिहाजा इस तरह की कोई बात को आप लोग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप लोग यूं मामूली ना समझे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम फैसले, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम हक में आए हुए फैसले वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिल चुके हैं। कोई मामूली बात नहीं है कि उनको मनसूख करा दिया जाए यूं ही चलते फिरते हुए। लिहाजा इत्मीनान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और खास तौर से ईडी के नताइज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने जहां तक मुताला किया है, मैंने जहां तक स्टडी किया है और जहां तक गौर खोज किया है, कुल तरीके से पता ये लगता है कि ईडी की एक मजबूरी है, जो उन्होंने कोई ना कोई मफाहमत, हैदराबादी ईडी ने वहां के लोकल जमीन माफियाओं से जो मफाहमत और वहां के लैंड ग्राइबरों से जो सेटलमेंट किया है, उस सेटलमेंट के मुकम्मल ना होने के पादाश में ये लोग ऐसे उल्टे पुल्टे कदम, शबखून की तरह से इकदाम और चोर दरवाजों से घुसने जैसा कदम ये उठा रहे हैं। दरअसल इनका जो सेटलमेंट हुआ है, इनका जो मुआहदा हुआ है, उनके जरिए से उनमें कामयाबी न मिलने की वजह से उसमें किसी तरह की कोशिश दिखाने की एक प्रयास है ईडी के जरिए से, जो इन्होंने बैक फिट पर रहते हुए, पीछे के दरवाजों पर रहते हुए
चोर दरवाजों से काम किए हुए कामों को समझिए कि हाथ से ना जाने की कोशिश के तौर पर ये सारे के सारे इकदाम ये लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 3 से मैं अगर शुमार कराना चाहूं तो नंबर 3 हैदराबाद के जुबली हिल इलाके में अलमा डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो बंगला है जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स काबिज है, उस पर ईडी का अटैचमेंट है। उस पर ईडी ने अटैचमेंट लगाया हुआ, उसके बावजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी करप्ट जो ऑफिसर था उसने, और अभी फिलहाल जो है तेलंगाना केसीआर के वक्त में वो वक्फ प्रॉपर्टी का ऑफिसर बना हुआ था, उसको ईडी के अटैचमेंट के दौरान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले में पोजीशन दिलवाया गया, दाखिला दिलवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट, एक मुआहदे और एक मुफाहमत के जरिया ही ये चीज हुआ है। आज चूंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो कि हैदराबाद का वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज के मामले का एक सरकारी ऑफिसर है, उससे जो भी मुफाहमत हुई होगी वो कहीं ना कहीं फोन करके कहता होगा कि भाई मैंने जो कुछ भी आप लोगों के लिए किया, लेकिन आज मैं खतरे में आ गया हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत जल्द मेरी प्रॉपर्टी, मैं जिस जगह पर बैठा हूं, अपनी प्रॉपर्टी छीन लेगी, वो ये कहता होगा। जैसा कि जाहिर सी बात है, ईडी के अटैचमेंट के दौरान अगर एक परिंदा भी पर मार जाता है तो ईडी को खबर हो जाती है, लेकिन एक ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा बैल जैसा शख्स वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले में दाखिल होकर के, काबिज होकर के, ईडी के अटैचमेंट बोर्ड लगे होने के बावजूद वो दाखिल होता है, तो ये बगैर मुफाहमत के तो ये काम होने से रहा। ये नंबर 3 के तौर पर बताना चाहता हूं। नंबर 2 के तौर पर जो एसए बिल्डर है, एसए बिल्डर उसने अलमा डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा की गैर मौजूदगी में यहां पर टोली चौकी में जमीनों पर कब्जा किया। जमीनों पर कब्जा करके, हालांकि वहां पर ईडी के अटैचमेंट है। ईडी के अटैचमेंट आमतौर पर ये समझे जाते हैं। सैयद अख्तर टोली चौकी एसए बिल्डर ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों को लीज पर लोगों को दिया। ईडी के अटैचमेंट है, ये चीज ध्यान में रहे। ईडी के अटैचमेंट होने के बावजूद भी सैयद अख्तर एसए बिल्डर टोली चौकी की इन जमीनों को लीज पर देता है, अपने दामादों और अपने रिश्तेदारों को बांटता है। आप में से कोई भी शख्स अगर जाकर के देखना चाहता है तो देखेगा कि अब्दुल रहीम नामी एसए बिल्डर, सैयद अख्तर एसए बिल्डर का दामाद, वो आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उस प्रॉपर्टी पर जिस पर कि ईडी ने अटैचमेंट लगा रखा है, आज फुटबॉल ग्राउंड चला रहा है। नंबर 2 के तौर पर, और यही बस नहीं होता है, लीज पर भी सैयद अख्तर तमाम जमीनों को बांटता है, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों पर, जायदादों पर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर ली जाती हैं। तो एक तरफ तो परिंदा पर नहीं मार सकता ईडी के अटैचमेंट के दरमियान, दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है बगैर मुफाहमत के, तो सर नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमिटमेंट तो हुआ होगा। तो उस कमिटमेंट को मुकम्मल करने के लिए कि सर मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ, ईडी ये कहती होगी कि हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश में, प्रयास में लगे हुए हैं, आपसे जो हमारी मुफाहमत है, आपसे जो हमारा एक मुआहदा है, उसको हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। तो एसए बिल्डर जो कि जमीन माफिया है, जो कि सैयद अख्तर नाम का है, वो कहीं ना कहीं एक सेकंड नंबर की ईडी की इन तमाम इलीगल, नाजायज हरासमेंट करने के इकदाम जो आ रहे हैं, उनके नंबर 2 के जो इकदाम है वो कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर 3, हैदराबाद का मकाम, कोई भी मामला हो जाए किसी भी शहर में, बगैर वहां के इंतजामिया के मिले हुए, बगैर वहां की एजेंसियों के मिले हुए, बगैर वहां के सियासी लीडर के मिले हुए कभी कुछ भी नहीं होता। छोटे से छोटा दंगा, बड़े से बड़े मामले, इन सब को हमेशा पता होते हैं, यहां तक कि लड़ाई झगड़े के मामला वो इन तक पहुंचते हैं और सब कुछ पता होते हैं। तो कॉर्पोरेटर और लीडर और करप्ट लीडर, इन लोगों को सारी बातें पता होती हैं। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी ने जो सबसे पहला प्रयास किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैकफीट पर ले जाने के लिए, 2012 में जो एफआईआर किया था, उस एफआईआर के पादाश में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को समझिए कि मानहानि का केस हुआ, 100 करोड़ रुपए हार जाने का केस हुआ। असदुद्दीन ओवैसी अपने ही एफआईआर में हार जाता है। लिहाजा आज
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत बड़ा दबाव दिया जाता है कि आप हमसे मुफाहमत कर लें। सैयद अख्तर मुफाहमत करने के लिए परेशान है, क्योंकि भाई करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खड़ी कर ली गई, करोड़ों रुपए की जमीनों को लीज पर दे दिया गया। तो आज ये मामलात ईडी के गले की हड्डी बने हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी लीडर कॉर्पोरेटर होने के नाते से इसके गलत कामों की वजह से इसके गले की हड्डी बने हुए हैं। सैयद अख्तर टोली चौकी जमीन माफिया के गले की हड्डी इसकी बनी हुई जमीन हो गई है। और दूसरी तरफ उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स जो बंगले में बैठा हुआ, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, उसके गले की हड्डी। ये सब लोग इकट्ठा होकर के आते हैं आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के पास, मैसेज पहुंचाते हैं कि हम लोग क्यों ना सेटलमेंट कर लें। असदुद्दीन ओवैसी भेजता है क्यों ना हम लोग आपस में मुफाहमत कर लें। हरकारा भेजता है, अपना आदमी भेजता है। सैयद अख्तर अपना आदमी भेजता है और कहता है कि क्यों ना हम मुफाहमत कर लें, और ये जो हमने बिल्डिंगें बना ली हैं, जमीनें बना ली हैं, तो इनको हम जो है आपस में मुफाहमत करके बात को यहीं रफा दफा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन जब बातचीत को आगे बढ़ा करके ये बात पूछा जाता है तो ये 100 रुपए के 25 रुपए कीमत लगाते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि सबसे पहली बात तो हमारी ऐसी कौन सी कमी है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऐसी कौन सी कमी है जो उस कमी को वो एक्सेप्ट कर ले और इन ब्लैकमेलरों के हाथों से ब्लैकमेल हो जाए, डर जाए। तो ये सारे लोग मिलकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी, सैयद अख्तर टोली चौकी, सब लोग मिल करके एजेंसियों का फायदा उठाते हैं, एजेंसियों को वरगलाते हैं और उनसे अपने दिए लिए गए मामला, कमिटमेंट, वादे और तमाम तरह की चीजों को दोहराते हुए कहते हैं कि भैया अब तुम्हारे ही हाथ में है, इनको मजबूर करो, इनको दबाओ, इनको कुचलो, इनको किसी न किसी तरह से हरास करो कि ये परेशान होकर के हमसे सेटलमेंट के लिए मजबूर हो जाए। तो ये तमाम तरह की ईडी, तमाम तरह के डिपार्टमेंट, तमाम तरह के आप जानते हैं कि अंजनी कुमार नाम का एक आईपीएस हुआ करता था, ऑफिसर हुआ करता था, कमिश्नर था, उसने भी चंद सेकंड में अदालती हुक्मनामा आने के बावजूद, अदालती ऑर्डर आने से पहले ही इसने कमबख्त ने जो है ऑर्डर जारी कर दिया था और ये बता दिया था कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन सबके आपस में एक मफाहमत है, उस मफाहमत पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज घुटने नहीं टेक रही है, न टेकेगी। उसकी कोई कमजोरी नहीं, उसके पास कागजात, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसके तमाम तस्दीकनामे, उसके पास तमाम अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट तक के सनद, ऑर्डर्स, उसके हक में तमाम तरह की कार्रवाइयां मौजूद है, लिहाजा घुटने नहीं टेक रही। घुटने पर टेकने के लिए, घुटने पर लाने के लिए ये सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, सैयद अख्तर टोली चौकी ऐसे बिल्डर, असदुद्दीन ओवैसी अपने हर जाने के मुआवजे के बदले, और इसी तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले में बैठा हुआ शख्स कहीं ना कहीं अपने मुफाहमत, अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए इनको ऑफिसरान को, सरकारी ऑफिसरान को एक टारगेट देते हैं कि जाओ भाई अब तुम्हारे हाथ में ताकत है, उनको दबाओ, कुचलो कि ये हमारे सामने आकर के घुटने टेके। लिहाजा घुटने टेकने की कोई भी कार्रवाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से नहीं होने वाली है। जुल्म के आगे झुकने की कोई भी मामला नहीं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों की गाड़ी, कमाई से बनाई गई जायदादों को, महफूज किए गए पैसों को और तमाम तरह के एसेट्स को वो न्यू ही नहीं निकल पाएंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने इस चीज का पूरी तरह से बीड़ा उठा रखा है कि तुम 100 रुपए की जमीन 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में हासिल नहीं कर सकते हो, डरा धमका करके नहीं। देश में कानून है, कायदा है, तमाम तरह की इंसाफ पसंद एजेंसियां हैं। तुम लोग अकेले नहीं हो जो जुल्म करके, तुम लोग अगर यहां जुल्म करोगे तो दिल्ली से हम ऑर्डर ला करके तुम लोगों की सोच पर, तुम लोगों की गंदी नीयत पर पानी फेरने का काम करेंगे। तो लिहाजा मैंने तफसीली तौर पर बताया कि ईडी की ये जो कार्रवाई है वो अपने उन लोगों से जिनके साथ इन्होंने कमिटमेंट किया होगा, कमिटमेंट करके इन लोगों को बसाया होगा, अपनी अटैचमेंट के दरमियान, ईडी के अटैचमेंट के दरमियान लोगों को जिस तरह से बंगले में दाखिल किया होगा, भाई यूं ही तो नहीं इन्होंने कहा होगा कि चलो भाई तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है और तुम यहां पर दाखिल हो जाओ। कहते हैं कि किसी भी शहर के गुंडे बड़े नहीं होते, किसी भी शहर के गुंडे बड़े नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। तो केसीआर की जो हुकूमत, करप्ट हुकूमत थी, जो गायब हो गई, चली गई, हार गई, उसके सहजोरों पर उसका नाजायज तरीकेकार असदुद्दीन ओवैसी की मदद से इन सब ऑफिसरों को आज तकवीत मिलती है कि मासूम सरमायाकारों के बनाए हुए पैसों को ये सब लोग निगल लेना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध हैं, गिद्ध के ख्वाब
ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ اور تمہاری ہڈیوں کو ہم نوچ لیں. گدھ صفت لوگ، یہ ناجائز کھانے والے سود خور لوگوں کی یہی منشا ہے، یہی پوری کی پوری منشا ہے. لہذا ان ای ڈی آفیسران کو بھیجنے کے پیچھے، ان آفیسران کو پریشر دینے کے بھیجنے کے پیچھے یہی ساری کی ساری کہانیاں ہیں اور پریشرائز کیا جا رہا. آپ لوگ اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو اٹھائیے. آواز کو نہیں اٹھا سکتے ہیں تو کم از کم دعاؤں میں تو یاد رکھیے کہ ایک مظلوم بری طرح سے ان گدھ صفت، درندہ صفت لوگوں کے چنگلوں میں کس طرح سے آنے پر آ رہے ہیں اور وہ پریشان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم لوگوں کا، ہم تمام سرمایہ کاروں کا حامی و مددگار ہوگا. جے ہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.